अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होते ही शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 और दोबारा से सारे ममालिक एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू करते हैं। ये जंग पहले की निस्बत और भी ज़्यादा भयानक रहती है। आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि दोबारा एक वर्ल्ड वॉर शुरू की गई और हिटलर जैसी पर्सनैलिटीज़ कैसे इस वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बनती हैं, ये सब जानेंगे हम आज की वर्ल्ड वॉर 2 की वीडियो में। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is... दोस्तों, अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं 28 जून 1919। वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के बाद इस दिन एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई। इस ट्रीटी में लिखा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 का सारा कसूर जर्मनी को दिया जाएगा और साथ ही इन पर मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। यानी जर्मनी को सिर्फ कुछ नेवी फोर्स रखने के लिए अलाउ किया जाता है, किसी किस्म की और मिलिट्री रखना उनको अलाउ नहीं की जाती। साथ ही इस जंग के नतीजे में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जर्मनी को $33 बिलियन का जुर्माना भी दिया जाता है, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट साल 1923 में जर्मनी की तरफ से की जाती है, जिसकी वजह से हमें जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। इस हाइपर इन्फ्लेशन के नतीजे में जर्मन मार्क की वैल्यू बहुत ही तेज़ी से गिरना शुरू करती है। इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि नवंबर 1923 में एक ब्रेड के लोफ की पैकेट तकरीबन 200 बिलियन जर्मन मार्क के बराबर थी। दोस्तों, जर्मन मार्क यहाँ पर मौजूद जर्मनी की करेंसी थी। साल 1929 में हमें तक ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलता है, जिसके बाद दुनिया भर की इकोनॉमीज़ को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है और सब इकोनॉमीज़ गिरने लगती हैं। यहाँ पर पहले से मौजूद जर्मनी, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार था, इसकी इकोनॉमी मज़ीद डिस्टेबलाइज होना शुरू करती है। साल 1930 तक तकरीबन 6 मिलियन जर्मन्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के एक मेंबर एडोल्फ हिटलर की, और इसी बदहाली का फ़ायदा उठाते हुए हिटलर हेट स्पीच और मीडिया के थ्रू अपना प्रोपागेंडा फैलाता है। ये अपनी आइडियोलॉजी लोगों में फैलाना शुरू करता है, जिसे नाज़ी आइडियोलॉजी कहते हैं। इस आइडियोलॉजी के मुताबिक हिटलर कहता है कि जर्मनी की बदहाली की वजह यहाँ रहने वाले एंटी नेशनलिस्ट ज्यूज़ और कम्युनिस्ट लोग हैं, और कैसे ये चाहता है कि तमाम जर्मन लोगों को एक मुल्क के अंदर एक जर्मन राइश में इकट्ठा किया जाए। हिटलर की ये आइडियोलॉजी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करती है जर्मन लोगों में, क्योंकि पूरे यूरोप से हार्श ट्रीटमेंट के बाद इन्हें लगता है कि इनके लिए यही एक बेहतर लीडर रह चुका है। इससे पहले साल 1923 में हिटलर एक मिलिट्री कू के ज़रिए जर्मन गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करता है, जिसको हम बियर हॉल पुश के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये कू नाकाम रहती है और हिटलर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसलिए जुलाई 1932 के इलेक्शंस में हिटलर की पार्टी 37.3% मेजॉरिटी हासिल करती है गवर्नमेंट की, और यहाँ पर मौजूद जर्मन प्रेसिडेंट पॉल फॉन हाइडेनबर्ग, इनको प्रेशराइज़ किया जाता है बाकी पार्टी लीडर्स के ज़रिए, ताकि हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया जाए। इस प्रेशर में आकर प्रेसिडेंट की तरफ से हिटलर को चांसलर ऑफ जर्मनी बना भी दिया जाता है। 23 मार्च 1933 राइक्सटाग की तरफ से एक इनेबलिंग एक्ट पास किया जाता है। दोस्तों, राइक्सटाग एक लॉ इन्फोर्सिंग बॉडी है जर्मनी की। इसको आप आज के दौर की नेशनल असेंबली भी हमारे मुल्क की कह सकते हैं। ये एक्ट जर्मन चांसलर को इस बात का हक देती है कि वो किसी भी किस्म का लॉ इन्फोर्स भी कर सकता है, साथ ही डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, बगैर राइक्सटाग के अप्रूवल के। और यहाँ से शुरुआत होती है हिटलर की डिक्टोरियल पावर्स की। इसके बाद 2 अगस्त 1934 को प्रेसिडेंट पॉल फॉन हाइडेनबर्ग की डेथ हो जाती है, और हिटलर इस बात का फ़ायदा उठाते हुए चांसलर और प्रेसिडेंट की पावर्स और रोल्स को मिक्स कर कर एक नई टर्मिनोलॉजी बनाता है, फ्यूरर und राइक्सकांसलर। यानी हिटलर के पास चांसलर की पावर के साथ साथ प्रेसिडेंट की पावर भी अब मौजूद थी। सादे अल्फाज में कहा जाए तो यहाँ से हिटलर की डिक्टेटरशिप की शुरुआत होती है। 9 मार्च 1935 को हिटलर अपनी एयरफोर्स लुफ्टवाफे की डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। ये डेवलपमेंट ट्रीटी ऑफ वर्साई की खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साई में साफ साफ लिखा था कि किसी भी किस्म की मिलिट्री एडवांसमेंट जर्मनी को अलाउ नहीं की जाएगी। लेकिन इस वक्त तक हालात काफ़ी बदल चुके थे। ब्रिटेन और फ्रांस में मौजूद लोगों को लगता था कि जर्मनी पर पहले ही इतनी रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी अनजस्ट है, यानी नाजायज़ है,
यानी अब इन्हें मिलिट्री से भी रोकना मज़ीद ज़्यादती होगी जर्मनी के साथ। इसीलिए 18 जून 1935 को जर्मनी और ब्रिटेन के दरमियान एक एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट के तहत जर्मनी को पहले से रिस्ट्रिक्टेड नेवी को इंक्रीज़ करने की इजाज़त दे दी जाती है। इसके एक साल बाद 7 मार्च 1936 हिटलर राइनलैंड के ऊपर ऑक्यूपेशन स्टार्ट करता है। दोस्तों, राइनलैंड राइन रिवर के मौजूद एक बॉर्डर इलाका है जर्मनी और नेदरलैंड, लक्समबर्ग और फ्रांस के दरमियान। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्साई के मुताबिक किसी किस्म की मिलिट्री ऑक्यूपेशन जर्मनी को अलाउ नहीं की गई थी, लेकिन अब ये हिटलर की तरफ से एक और ट्रीटी ऑफ वर्साई की खिलाफ वर्जी थी। अब तक हिटलर का ग्रेट जर्मनी बनाने का प्रोपेगेंडा ऑस्ट्रिया तक पहुँच चुका था और यहाँ ऑस्ट्रिया में मौजूद जर्मन डिसेंट के लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी। इस बात का इस्तेमाल करते हुए हिटलर ऑस्ट्रियन चांसलर कर्ट शूशनेक से ऑस्ट्रियन हुकूमत में कुछ प्रो नात्सी लोगों को रखवाने की डिमांड करता है। अंडर प्रेशर ऑस्ट्रियन चांसलर को हिटलर की ये बात माननी पड़ती है। 9 मार्च 1938 हिटलर कर्ट शूशनेक से ऑस्ट्रिया में एक प्लेबिसाइट यानी एक वोट ऑर्गेनाइज करने का कहता है। इस वोट का मकसद था कि ऑस्ट्रिया में मौजूद लोगों से इस बात को जानना कि क्या वो ग्रेटर जर्मनी में अपने आप को इंक्लूड करना चाहते हैं या फिर एक इंडिपेंडेंट नेशन रहना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई भी फैसला सामने आता, 11 मार्च 1938 हिटलर अपने जर्मन ट्रूप्स के साथ ऑस्ट्रियन कैपिटल वियना के अंदर इन्वेजन शुरू करता है और यहाँ पर आकर ऑस्ट्रियन चांसलर को रेजिग्नेशन का अल्टीमेटम देता है। कर्ट शूशनेक, जो कि यहाँ पर किसी किस्म का ब्लड शेड नहीं चाहते थे, ये 11 मार्च 1938 सेम डे हिटलर को अपना रेजिग्नेशन हैंड ओवर करते हैं और इस तरीके से ऑस्ट्रिया की एनेक्सेशन कामयाब रहती है और ये जर्मनी के साथ मिलकर एक मुल्क बन जाता है। ऑस्ट्रिया का क्राउड, जो कि पहले ही प्रोपेगेंडा का शिकार था, जर्मन फोर्सेस को बहुत ही वार्म वेलकम करता है। यहाँ पर चीयरिंग शुरू हो जाती है। हिटलर इस इन्वेजन की वजह यहाँ मौजूद लोगों को ये बताता है कि ऑस्ट्रियन चांसलर ने खुद जर्मन ट्रूप्स को ऑस्ट्रिया में बुलाया है ताकि यहाँ होने वाले कम्युनिस्ट राइट्स यानी कम्युनिस्ट के फैलाए गए दंगे फसाद के ऊपर काबू पाया जा सके। इसके बाद हिटलर की नज़र जाती है चेकोस्लोवाकिया पे। यहाँ पर एक मौजूद बॉर्डर एरिया जिसका नाम सुडेंटिनलैंड है, यहाँ पर ज़्यादा तादाद जर्मन लोगों की थी और हिटलर क्लेम करता है कि यहाँ पर मौजूद जर्मन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिसट्रीट किया जा रहा है, यानी इनके साथ गवर्नमेंट का काफ़ी बुरा सलूक है, इसीलिए इस इलाके को जर्मनी को दे देना चाहिए। यहाँ पर एंट्री होती है हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेवल चेम्बरलेन। सितंबर 1938 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हिटलर के साथ द म्यूनिक एग्रीमेंट साइन करते हैं। इस एग्रीमेंट के मुताबिक सुडेंटिनलैंड का रीजन जर्मनी को दे दिया जाता है इस शर्त पर कि हिटलर इसके बाद किसी किस्म की एक्सपेंशन फर्दर प्लान नहीं करेगा। हिटलर को बड़ी आसानी से सुडेंटिनलैंड का रीजन मिल जाता है, लेकिन 6 ही महीने बाद मार्च 1939 में हिटलर इस ट्रीटी को वायलेट करता है